गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने जो है क्रॉप यील्ड को इंक्रीज़ करने के लिए जो डिफरेंट मेथड्स थे, 5 मेथड्स जो थे क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव करने के, वो 5 मेथड्स मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए थे। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, अब क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट हम लोग किसको बोलते हैं? हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट उस स्टेप को या उस प्रोसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम ऐसे मेथड्स एम्प्लॉय करते हैं या ऐसे मेथड्स यूज़ करते हैं कि जिनके हेल्प से हमको हाईएस्ट यील्ड जो है वो मिल सके। ठीक है, अब कोई भी क्रॉप जो है उसको प्रॉपरली ग्रो या डेवलप जब तक वो नहीं होगा तब तक जो है हमको हाईएस्ट यील्ड या जो मैक्सिमम यील्ड है वो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अब अगर किसी भी क्रॉप को प्रॉपरली ग्रो करना है और उसको मैक्सिमम यील्ड देनी है तो क्या उसके लिए रिक्वायर्ड होता है? उसके लिए रिक्वायर्ड होता है कि वो जो है बेस्ट न्यूट्रिशन उस पर्टिकुलर क्रॉप को मिले, क्योंकि अगर उस क्रॉप को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो उससे क्या होगा कि क्रॉप का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, उसके अंदर रिप्रोडक्शन है, ठीक है, और बाकी जितने प्रोसेसेस होते हैं वो एडवर्सली इफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर इन चीज़ों ये जो प्रोसेसेस हैं अगर ये एडवर्सली इफेक्ट होंगे तो फिर क्रॉप की ही प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी और हमको हायर यील्ड नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हम ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारी क्रॉप है, कोई सी भी क्रॉप हो, ठीक है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके, टाइमली न्यूट्रिशन मिल सके। ठीक है, सो दैट वो जो क्रॉप है वो उस न्यूट्रिशन को लेकर के हमको हाईएस्ट यील्ड जो है प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो अब हम लोगों को इस टॉपिक में देखना है कि एक्चुअली हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं कि प्लांट जो है या क्रॉप जो है उससे हमको हाईएस्ट यील्ड मिल सके। ठीक है, तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है उसके बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि क्रॉप से हमको हाईएस्ट यील्ड मिले। ठीक है, अब ये 3 कंपोनेंट्स क्या है? पहला है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, दूसरा है इरिगेशन और तीसरा है क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, सबसे पहले न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जिसमें टाइमली हम लोग क्रॉप्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और ये इंश्योर हम लोग करते हैं कि वो जो क्रॉप है उसको मैक्सिमम न्यूट्रिशन मिल सके। ठीक है, सेकंड इरिगेशन जो है, हम लोग न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन उतना ही इम्पॉर्टेंट जो है वाटर प्रोवाइड करना भी है, क्योंकि आखिर प्लांट है, प्लांट का जो 90% उसकी बॉडी का जो वेट होता है वो वाटर से बना हुआ होता है। ठीक है, तो वाटर जो है वो प्रॉपर क्वांटिटी में देना ज़रूरी है, अदरवाइज़ बहुत सारे जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं वो इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इरिगेशन जो है वो सेकेंड स्टेप है। और थर्ड स्टेप है क्रॉपिंग पैटर्न्स। ठीक है, हम लोग क्रॉप का जो सीजनल टाइमिंग है, ठीक है, उसको और उसका जो ग्रोथ का पैटर्न है उसको ऑब्जर्व करते हुए किस तरीके से क्रॉप को ग्रोथ करे, किस पैटर्न को या किस फैशन को फॉलो करते हुए क्रॉप को ग्रो करे, सो दैट क्रॉप से हमको हाईएस्ट आउटपुट जो है वो मिल सके। ये हम लोग क्रॉपिंग पैटर्न्स में देखेंगे। तो 1 बाय 1 तीनों चीज़ों से हम लोग डील करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट से। ठीक है, अब व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? ठीक है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं दे आर वेरियस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स विच आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स and these raw materials are used by the plants either to build up their own body or in various biosynthetic और metabolic processes। ठीक है, अगर इसको हिंदी में मैं बोलूँ तो रॉ मटेरियल्स या न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स ऐसे रॉ मटेरियल्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक दोनों तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, और इन रॉ मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करता है प्लांट कहाँ से? अपने आसपास के एरिया से, अपने सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करता है, और इनको एब्जॉर्ब करने के बाद में इन रॉ मटेरियल्स का यूज़ जो है अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और बायोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ को या प्लांट की बॉडी को ग्रो करने के लिए या डेवलप करने के लिए जो है ये रॉ मटेरियल्स को यूज़ करता है। ठीक है, अब ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं
मिनरल बेस्ड और एक होते हैं नॉन मिनरल बेस्ड। ठीक है, मिनरल बेस्ड कहने का मतलब क्या है, अगर न्यूट्रिएंट जो है दो तरीके का मैंने क्या बताया, मिनरल बेस्ड और नॉन मिनरल बेस्ड। ठीक है, मिनरल बेस्ड न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनको कि प्लांट सॉइल से ऑब्टेन करता है। मिनरल बेस्ड न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको कि प्लांट सॉइल से एब्जॉर्ब करता है, और नॉन मिनरल बेस्ड न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं कि जिनको प्लांट एयर से एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो मिनरल बेस्ड जो सॉइल से मिलेंगे और नॉन मिनरल बेस्ड जो एयर से मिलेंगे। तो एयर से जनरली प्लांट को जो है हाइड्रोजन मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है और ऑक्सीजन मिल जाती है। तो ये तीनों जो है वो नॉन मिनरल बेस्ड होंगे। या हाइड्रोजन जो है वो वाटर से भी मिलता है प्लांट को, है ना, तो सॉइल से तो नहीं मिल रहा है, वाटर से मिल रहा है ना, इसीलिए हम लोग हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को हम लोग नॉन मिनरल बेस्ड में रखते हैं। बाकी आता है मिनरल बेस्ड जो कि सॉइल से ऑब्टेन होते हैं। तो इसमें डिफरेंट तरीके के न्यूट्रिएंट्स या डिफरेंट तरीके के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि आयरन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, सोडियम है, मैंगनीज है, मैग्नीशियम है, बोरॉन है, जिंक है, सिलिका है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं जिनको कि हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोल रहे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे जो है मिनरल बेस्ड होते हैं। ठीक है, अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसा कि मैंने बोला कि डिफरेंट बायोसिंथेटिक पाथवेज और मेटाबॉलिक पाथवेज में बहुत जो बड़ा या बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो न्यूट्रिएंट्स को एक और कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। दो तरीके की कैटेगरीज में अगेन हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक होगा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और दूसरा होगा नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ठीक, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होंगे कि जिनकी एब्सेंस में या जिनकी कमी के वजह से प्लांट में मॉर्फोलॉजिकली चेंजेस आने लगे, प्लांट जो है प्रॉपर रिप्रोडक्शन ना कर पाए, सीड्स ना प्रोड्यूस कर पाए या ग्रो और डेवलप ना कर पाए। तो ऐसा कंडीशन अगर किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी के वजह से या किसी भी न्यूट्रिएंट की एब्सेंस के वजह से होता है, देन उस न्यूट्रिएंट को हम लोग बोलते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल देती हूँ, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं तो फ्लावरिंग का जो प्रोसेस होता है, फ्लावरिंग के लिए फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और साथ साथ पोटेशियम जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो पोटेशियम और फॉस्फोरस जो है अगर वो सॉइल में कम हो जाए और उस सॉइल में हम लोगों ने कोई फ्लावरिंग प्लांट लगा करके रखा है तो वो जो प्लांट है वो फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग उस सॉइल में, ठीक है, कोई फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं या कोई पोटेशियम रिच सब्सटेंस अगर हम लोग ऐड करते हैं, तो जब सॉइल में पोटेशियम की क्वांटिटी जो है वो धीरे धीरे रिक्वायर्ड अमाउंट में आ जाएगी, तो फिर उस सॉइल से जो है वापस पोटेशियम को जैसे ही प्लांट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, तो फिर उसमें से फ्लावर्स जो है वो डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो फॉस्फोरस और पोटेशियम क्या हो गया, ये दोनों जो है ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा जो कैटेगरी है वो है नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि जिनकी कमी या जिनकी एब्सेंस के वजह से प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक। ठीक है, तो ऐसे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके रहने या ना रहने से ना प्लांट के ग्रोथ में कोई चेंज आएगा, ना प्लांट के रिप्रोडक्शन पे, फर्टिलाइजेशन पे या सीड फॉर्मेशन पे, फ्लावरिंग पे, किसी भी चीज़ पे कोई भी खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे न्यूट्रिएंट को हम लोग बोलते हैं नॉन एसेंशियल। जैसे सिलिका का एग्जाम्पल दिया था मैंने, सिलिका जो है ऐसा न्यूट्रिएंट है कि भाई प्लांट को मिले तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक, काम चल जाता है।
जाता है, ठीक है। तो नॉन एसेंशियल के बगैर तो प्लांट का काम चल जाएगा, लेकिन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के बगैर प्लांट का काम नहीं चलेगा। और प्लांट के जो डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस हैं, प्लांट के भी लाइफ प्रोसेस होंगे, ब्रीदिंग है, मतलब रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर फूड प्रोड्यूस होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, और सीड्स बनना, फ्लावर बनना, फ्रूट बनना, ग्रोथ होना, डेवलपमेंट होना। तो ये सारे जो वाइटल फंक्शंस हैं वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की एब्सेंस में जो है ठीक से नहीं हो पाते। तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट के बगैर प्लांट का काम नहीं चलेगा, लेकिन नॉन एसेंशियल के बगैर प्लांट का काम फिर भी चल जाता है, ठीक है। अब ये जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैं नॉन एसेंशियल का नाम नहीं लूँगी क्योंकि नॉन एसेंशियल तो ऐसे भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, ये जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, हर न्यूट्रिएंट जो है अलग अलग क्वांटिटी में प्लांट के लिए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। जैसे कि कोई प्लांट होगा तो उसको आयरन की ज़्यादा ज़रूरत है, कोई प्लांट है तो उसको पोटेशियम की ज़्यादा ज़रूरत है, कोई प्लांट है तो उसको फॉस्फोरस की ज़्यादा ज़रूरत है। तो हर जो प्लांट होता है, हर प्लांट की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग एक मोटे हिसाब से देखें, ब्रॉडली अगर हम लोग देखें, तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनकी ज़रूरत प्लांट को ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, और कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं कि जिनकी ज़रूरत प्लांट को कम क्वांटिटी में होती है। तो उस बेसिस पे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं या जितने भी एलिमेंट्स के बारे में जो है मैं बात कर रही हूँ, उनको अगेन हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कौन सी दो कैटेगरी में? एक होगा मैक्रोन्यूट्रिएंट और दूसरा होगा माइक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है, मैक्रो का मीनिंग है लार्ज और माइक्रो का मीनिंग है स्मॉल। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि जो कि लार्जर क्वांटिटीज़ में प्लांट की ज़रूरत होती है, प्लांट को उनकी ज़रूरत होती है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं कि जिनकी स्मॉलर क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को, ठीक है। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे कि डिफरेंट कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं? ऑक्सीजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन है, ठीक है, फॉस्फोरस है, ठीक है, पोटेशियम है, और उसके बाद कैल्शियम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कितनी क्वांटिटी में होने चाहिए? ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स शुड ऑलवेज बी, ठीक है, मोर देन 1 ppt, ठीक है, और दे कैन बी मोर देन 1 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ ड्राई वेट, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या हो गया? 1 ppt, तो 1 पार्ट्स पर 1000, मतलब अगर प्लांट के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको हम लोग 1000 पार्ट्स में डिवाइड करें, तो 1000 पार्ट्स में 1 कंप्लीट पार्ट जो है वो किसी भी न्यूट्रिएंट का अगर होगा तो वो क्या हो जाएगा? मैक्रो न्यूट्रिएंट हो जाएगा। तो दूसरा जो कैटेगरी हम लोगों ने बताया है 1 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ ड्राई वेट। अगर प्लांट जो है उसको रूट के साथ उखाड़ लिया, धूप में सुखा लिया, धूप में सुखा के उसका पाउडर कर लिया, पाउडर करने के बाद में वो जो ऐश या वो जो हमको उसका राख मिलेगा, वो जो राख है उसका जो वज़न होगा, उसका जो वेट होगा, दैट इज़ नोन एज ड्राई वेट, ठीक है। तो अब ड्राई वेट समझ आ गया। तो 100 ग्राम प्लांट का पाउडर हम लोगों ने लिया, उसका वेट किया, ठीक है, वेट किया 100 ग्राम हम लोगों ने प्लांट का पाउडर लिया, और उसको अगर हम लोग केमिकल एनालिसिस करते हैं तो अगर कोई न्यूट्रिएंट का जो वेट है, मैं वेट की बात कर रही हूँ, कोई न्यूट्रिएंट का जो वेट है 1 ग्राम से ज़्यादा आया,
तब वो न्यूट्रिएंट क्या हो जाएगा, मैक्रो न्यूट्रिएंट हो जाएगा। ठीक है, अब माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या है, इसका जस्ट उल्टा है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है दैट शुड बी लेस देन 1 ppt। ठीक है, 1 ppt से कम क्वांटिटी में, 1 पार्ट्स पर 1000 से कम क्वांटिटी में रहता है, या फिर लेस देन 1 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ ड्राई वेट। ठीक है, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या है, 1 ppt से कम और 1 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ ड्राई वेट से कम क्वांटिटी में अगर कोई न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है देन इट इज़ नोन एज द माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो अब आप लोगों के लिए यहाँ पर एक होमवर्क मैं मेंशन कर रही हूँ कि यू हैव टू राइट द डिफरेंसेस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, डिफरेंसेस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। ये होमवर्क जो है ये आप लोगों को असाइन करती हूँ, ये 2 दिन में आप लोग मुझे करके सबमिट करोगे। ठीक है, अब आई होप कि माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट के बीच में डिफरेंस हम लोगों को समझ आ गया है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट तो समझ में आ गया। ठीक है, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, ये हम लोग कैसे प्रोवाइड करेंगे, क्यों प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहली बात तो क्यों, प्लांट को ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन सॉइल में तो रहता है ना, सॉइल में तो रहता है, फिर हमको अलग से और क्या प्रोवाइड करना है, जब सॉइल में है तो भाई क्यों अलग से प्रोवाइड करेंगे हम लोग। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पर कि मार्कर है, मैं लिख रही हूँ, इससे डेली लिखती हूँ, इससे आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, लिख रही हूँ, डायग्राम्स बनाती हूँ, चार्ट बनाती हूँ, फ्लो चार्ट बनाती हूँ, सब बनाती हूँ। तो लिखने के लिए इसको इंक की ज़रूरत है। ठीक है, तो जितने दिन इंक है उतने दिन काम चलेगा, लेकिन जब इंक ख़त्म हो जाएगा तो क्या मैं इससे लिख पाऊँगी, नहीं लिख पाऊँगी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, भाई ये मार्कर मैंने भाई 40 रुपये का ख़रीदा है, इसमें इंक ख़त्म हो गया तो मैं इसको फेंक दूँगी, अगला दोबारा से 40 रुपये खर्चा करके फिर मैं एक नया मार्कर लेके आऊँगी। मैं दूसरा मार्कर नहीं लाऊंगी, मैं क्या करूँगी कि भाई इसमें यहाँ पर से ओपन करके इसमें रिफ़िल में, इसकी रिफ़िल होती है, रिफ़िल के अंदर इंक भरने का ऑप्शन मेरे पास है, तो मैं मार्केट से जाके भाई मैं 40 रुपये का इंक ही ले आऊँगी। उस इंक को बार बार मैं फिल करके यही 40 रुपये का जो मार्कर है इसको मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकती हूँ, है ना। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है कि भाई अगर कोई गार्डन है, किसी के घर का गार्डन है, या किसी ने गमले में पौधे लगा के रखे हैं, या किसी का फील्ड है, खेत है, ठीक है, तो भाई अगर कंटिन्यूअसली उसमें आप क्रॉप ग्रो करते जाओगे, ठीक है, एक के बाद एक उसमें नया क्रॉप जो है आप ग्रो करते जाओगे, क्रॉप लेते जाओगे, ठीक है, तो भाई सॉइल तो एक ही है, ठीक है, सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स का क्वांटिटी है वो भी लिमिटेड है। तो अगर कंटिन्यूअसली आप उसमें से मतलब क्रॉप पे क्रॉप लेते जा रहे हो तो न्यूट्रिएंट्स जो है ऑब्वियसली सॉइल में कम होते जाएंगे। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट्स अगर सॉइल में कम हो गए तो आपने रबी सीज़न में एक क्रॉप ले लिया, ठीक है, फिर आप अगले सीज़न में खरीफ सीज़न में भी उसी खेत में क्रॉप लेने के लिए जाओगे तो न्यूट्रिएंट्स तो कम है। अगर न्यूट्रिएंट्स बराबर नहीं रहेंगे तो क्रॉप में हायर यील्ड जो है वो आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर न्यूट्रिएंट्स ही नहीं रहे तो प्लांट प्रॉपरली ग्रो ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसीलिए हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग बार बार जो है कंटिन्यूसली पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पे, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे जो है हम लोग सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते रहें, यानी कि न्यूट्रिएंट्स का रिप्लेनिशमेंट हम लोग रेगुलर इंटरवल्स पर करते रहें, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स का रिप्लेनिशमेंट अगर हम लोग रेगुलरली नहीं करते रहेंगे तो हमको न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई नहीं रहेगी और प्लांट्स जो है, क्रॉप्स जो है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों को रेगुलर टाइम इंटरवल पे न्यूट्रिएंट्स का रिप्लेनिशमेंट करते रहना चाहिए फील्ड में। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट्स का रिप्लेनिशमेंट कैसे करेंगे? न्यूट्रिएंट्स का रिप्लेनिशमेंट करने के लिए 2 ऑप्शन है हमारे पास। क्या है? पहला ऑप्शन है या तो हम लोग मैन्योर का हेल्प ले सकते हैं या फिर हम लोग
फर्टिलाइज़र का हेल्प ले सकते हैं। दो ऑप्शन है हमारे पास, दो तरीके हैं, या तो मैन्योर का यूज़ करेंगे हम लोग या फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे मैन्योर और फर्टिलाइज़र में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों ही तो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं प्लांट को, तो फर्टिलाइज़र और मैन्योर में क्या डिफरेंस आया। अब मैन्योर और फर्टिलाइज़र जो है दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो दो कॉलम हम लोग बनाते हैं, दो कॉलम बनाएंगे और एक साथ जो है हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला कॉलम बनाया मैन्योर का, दूसरा कॉलम बनाया फर्टिलाइज़र का। ठीक, अब मैन्योर जो होता है ये होता है ऑर्गेनिक इन नेचर। ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से यानी कि कंप्लीटली नेचुरल सब्सटेंसेस से बना होता है मैन्योर। और फर्टिलाइज़र किससे बनता है, केमिकल से। तो फर्टिलाइज़र का नेचर क्या होगा, केमिकल इन नेचर, केमिकल से बना हुआ होता है, इसीलिए केमिकल इन नेचर। ठीक है, उसके बाद मैन्योर जो होता है इसके अंदर वेरियस न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं इन लो क्वांटिटी। ठीक है, वेरियस न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन लो क्वांटिटी। ठीक है, लेकिन जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसमें सेलेक्टेड न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन हायर क्वांटिटी में होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैन्योर जो है उसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस और हर तरीके के जो न्यूट्रिएंट्स हैं सभी प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन उनकी क्वांटिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक है, और फर्टिलाइज़र जो है उसमें सभी न्यूट्रिएंट्स नहीं रहेंगे, कुछ सेलेक्टेड, जैसे कि NPK फर्टिलाइज़र आता है, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटेशियम का फर्टिलाइज़र आता है, NPK फर्टिलाइज़र उसको बोलते हैं। तो उसमें सिर्फ 3 ही न्यूट्रिएंट्स है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटेशियम है, सभी न्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो NPK फर्टिलाइज़र में सिर्फ ये 3 ही न्यूट्रिएंट्स रहेंगे लेकिन हायर क्वांटिटी में रहेंगे, लेकिन मैन्योर जो है उसमें सभी न्यूट्रिएंट्स रहेंगे बट लोअर क्वांटिटी में रहेंगे। ठीक है, अब मैन्योर का काम करने का तरीका क्या है, बहुत स्लो। तो न्यूट्रिएंट्स की जो सप्लाई होती है वो स्लोली होती है, धीरे धीरे। ठीक है, लेकिन फर्टिलाइज़र जो है वो बहुत जल्दी काम करता है, उसके रिजल्ट्स बहुत क्विक रहते हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो एकदम जल्दी सप्लाई करता है और प्लांट को जो है इमीडिएट फ़ायदा होता है। ठीक है, लेकिन मैन्योर के केस में इमीडिएट फ़ायदा नहीं होता है, थोड़ा सा डिलेड फ़ायदा होता है, आराम से फ़ायदा होता है। ठीक है, अब मैन्योर जो है क्योंकि ऑर्गेनिक नेचर का होता है तो इसके वजह से प्लांट्स को किसी भी तरीके का हार्म नहीं होता, नुकसान नहीं होता। लेकिन फर्टिलाइज़र क्योंकि केमिकल नेचर का होता है तो फर्टिलाइज़र जो है जनरली अगर उसकी क्वांटिटी को रेगुलेट ना किया जाए तो वो प्लांट को भी नुकसान पहुंचा सकता है, फ़ायदे की जगह नुकसान पहुंचा देगा। ठीक है, अब मैन्योर जो होता है क्योंकि ऑर्गेनिक नेचर का होता है तो किससे बनता है, गोबर से बनेगा, गाय के गोबर से बनता है, और काऊ का जो यूरिन होता है मतलब गोमूत्र होता है उससे, और जो किचन का वेस्ट होता है, सब्जियों के छिलके, अंडे के छिलके, बचा हुआ खाना, सूखी हुई पत्तियाँ। ठीक है, तो इस तरीके के जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि वेस्ट होते हैं हमारे लिए, ठीक है, इन सभी चीज़ों को मिला करके उनको डीकम्पोज करके यानी कि सड़ा करके जो है मैन्योर बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन फर्टिलाइज़र कैसे बनता है भाई, फर्टिलाइज़र क्योंकि केमिकल नेचर का है तो केमिकल्स को कंबाइन किया जाता है, कंबाइन करके उनको या तो ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में, या केक के या लिक्विड स्प्रे के फॉर्म में जो है उनको प्लांट्स को सप्लाई
अप्लाई किया जाता है, ठीक है। अब क्योंकि मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बना हुआ होता है, ठीक है, तो मैन्योर जो है वो बहुत बल्की होता है, बहुत हैवी होता है, उसको इधर से उधर बार बार कैरी करना जो है वो थोड़ा सा मेहनत का काम होता है। लेकिन फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं उनका क्या है कि वो बहुत ज़्यादा बल्की नहीं होते और उनको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। मैन्योर जो है क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिएंट कम क्वांटिटी में रहते हैं तो हमको मैन्योर ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करेंगे तभी तो जो क्रॉप है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन हम लोग प्रोवाइड कर पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी लो होती है। लेकिन फर्टिलाइज़र्स के केस में क्या है, क्योंकि इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स की हाई क्वांटिटी होती है तो थोड़ा सा फर्टिलाइज़र जो है उससे पूरे एक फील्ड का काम हो जाता है, ठीक है। तो मैन्योर जो है ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करना पड़ता है, लेकिन फर्टिलाइज़र जो है उसको कम क्वांटिटी में यूज़ करने से भी चलता है, ठीक है। अब मैन्योर का एक और नेचर क्या है कि मैन्योर क्योंकि ऑर्गेनिक है तो सॉइल को और सॉइल के अंदर रहने वाले डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, पूरी तरीके से इको फ्रेंडली होता है। लेकिन फर्टिलाइज़र क्योंकि केमिकल नेचर का होता है तो सॉइल को भी नुकसान पहुंचा सकता है, सॉइल के टेक्सचर को, सॉइल के पीएच को नुकसान पहुंचा सकता है, सॉइल के अंदर रहने वाले डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको भी नुकसान पहुंचा सकता है कौन, फर्टिलाइज़र, ठीक है। तो मैन्योर जो है वो इको फ्रेंडली है और फर्टिलाइज़र नॉन इको फ्रेंडली है, ठीक है। मैन्योर जो है वो किसी भी तरीके से प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन फर्टिलाइज़र जो है वो प्लांट को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो दीज आर द वेरियस फीचर्स ऑफ द मैन्योर एंड द फर्टिलाइज़र, एंड उसमें मैंने ये भी इंक्लूड किया कि भाई मैन्योर का फ़ायदा क्या है और फर्टिलाइज़र का फ़ायदा क्या है, या मैन्योर का क्या नुकसान है, फर्टिलाइज़र का क्या नुकसान है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए दूसरा होमवर्क ये है कि जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का डिफरेंस लिखोगे उसके साथ साथ आपको मैन्योर और फर्टिलाइज़र के बीच का भी जो डिफरेंस है वो लिख करके मुझे 2 दिन के अंदर अंदर आपको सबमिट करना है, ठीक है। सो मैंने मैन्योर और फर्टिलाइज़र का जो प्रोज एंड कॉन्स है दोनों आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। आप लोग मुझे होमवर्क करके 2 दिन में सबमिट करेंगे। तब तक अगर कोई भी डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।